सो भाई आज के अपनी इस क्लास में हम लोगों ने थोड़ा सा अलग कुछ डिस्कस करना है। पिछली क्लासेस से में हम स्पेसिफिक हीट की बातें कर रहे थे सॉलिड्स के अंदर, ओके। और आज जो हमने डिस्कस करना है इस क्लास के अंदर, एंड दैट इज एक्सरे डिफ्रैक्शन। विल डिस्कस एक्सरे डिफ्रैक्शन। देखो इसमें ना चलो हम बात करें डिफ्रैक्शन की, तो आपने अपनी पिछली क्लासेस के अंदर डिस्कस किया है बेटा कि व्हेनेवर हम लाइट की बात करते हैं, एक्सरे पे आएंगे अभी। जो आपने पढ़ा है पहले उसकी बात कर लेते हैं। आप लोगों ने ये पढ़ा है कि भाई जब भी कोई लाइट किसी ऑब्स्टेकल से टकराती है, किसी अपर्चर से टकराती है, जिसका साइज वेवलेंथ के कंपेरेबल होना चाहिए, ये बात आप करते थे। कंडीशन की बात करें यार, अगर आप डिफ्रैक्शन की कंडीशन की बात करें तो आप ये कहते थे कि जो साइज ऑफ द वेवलेंथ है इट शुड बी कंपेरेबल विद द अपर्चर और द ऑब्स्टेकल। तो लाइट जो होती है वो बैंड हो जाती है अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ द ऑब्स्टेकल, ठीक है। और इसके लिए सबसे अच्छा आपने डिफ्रैक्शन के लिए जो पढ़ते हैं आप लोग, पिछले क्लास के अंदर आप बात करें तो आप लोगों ने पढ़ा है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। आपके पिछले सेमेस्टर में ही था डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, आप लोगों ने पढ़ी है बेटा, ठीक है कि नहीं है। ग्रेटिंग के अंदर आपको पता है कि देयर वर लाइंस, इक्विडिस्टेंस लाइन थी, सिमेट्री थी, आप लोग इस तरीके से पढ़ते थे, है ना, कि हमारे पास ये है और इसके अंदर इक्विडिस्टेंस लाइन थी, ओपेक एंड ट्रांसपेरेंट। आप यूं ही समझ सकते हैं कि ब्लैक से जो ड्रा कर रहा हूँ वो ओपेक पोर्शन है, जो व्हाइट से दिख रहा है वो मान लो आपका क्या है, ट्रांसपेरेंट पोर्शन है, ठीक है ना। तो क्या होता था कि एक्चुअली क्या है कि ये जो साइज था, तो आप यूं समझो कि भाई ये एक ये चीज है, ये जो अपर्चर है ना वो ये चीज है, ये है, ठीक है। तो ये वेवलेंथ के कंपेरेबल था, ओके। तो हमारे पास जब आई इसके कंपेरेबल था तो भाई इस तरीके से यहाँ टकराई, टकरा कर क्या होगी, डिफ्रैक्ट हो गई, ये आप पढ़ते थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है बेटा, क्या ये जो आपकी ग्रेटिंग थी क्या वो एक्सरे को डिफ्रैक्ट कर पाएगी? सोचने की बात ये है, नहीं कर पाएगी। उसका रीजन क्या है बेटे कि एक्सरे की जो वेवलेंथ है, एक्सरे वेवलेंथ जो होती है, अब मुझे बताओ सोच के जरा, एक्सरे की जो वेवलेंथ होती है, ठीक है कि नहीं है, विजिबल लाइट से कम होती है कि ज्यादा, बताओ। एक्सरे की वेवलेंथ कुछ तो जवाब दे दो। ज्यादा, कम होती है बेटा। अगर आप पूरा ईएम स्पेक्ट्रम याद करें, ठीक है ना, तो देखो सबसे ज्यादा आपके पास क्या होता है, गामा रेज होती है। गामा के बाद क्या होता है, एक्सरे होता है। एक्सरे के बाद अगर आप देखें, है ना, तो अल्ट्रावायलेट होती हैं। और अल्ट्रावायलेट के बाद जाकर क्या आता है, विजिबल आता है। और विजिबल में भी विबग्योर। तो ये क्या होता है, ये स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब स्मॉलेस्ट वेवलेंथ, सॉरी, ये स्मॉलेस्ट वेवलेंथ होती है। और जैसे जैसे इधर जाएंगे वेवलेंथ क्या होगी बेटा, इंक्रीज करती चली जाती है। तो आप देखो एक्सरे की वेवलेंथ जो होती है विजिबल से कम हो गई, और कम हो गई तो अब देखो कंडीशन तो ये होनी चाहिए थी। और ये साइज तो जो है, ये वाला जो डायमीटर कह लो इसका, ये ए जो है, ये जो ए है वो तो हमने विजिबल लाइट के लिए बना रखा था ना ग्रेटिंग में, और इसकी वेवलेंथ तो कम है। तो यूं समझ सकते हो आप, बिल्कुल सिंपल से वर्ड में मैं कहूं कि अब तो ये यूं हो गई वेव मेरी, यूं हो गई, और ये क्या होगी, डिफ्रैक्ट हुए बिना सीधी निकल जाएगी, इसमें से आर पार निकल जाएगी कि नहीं निकल जाएगी, ट्रांसपेरेंट बन जाएगा ये। तो इसके लिए इंस्टेड डिफ्रैक्शन क्रिएट करने के बजाय जो एक्सरे है बेटा, ड्यू टू इट्स वेवलेंथ इज लेस देन वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट, और इसलिए जो आपकी ऑर्डिनरी डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग थी बेटा, जो आप लोगों ने प्रैक्टिकल भी शायद किया हो, और नहीं तो थ्योरी तो पढ़ी ही पढ़ी है, ठीक है कि नहीं है। आप मेरे इस चैनल पे भी देख सकते हो, और वीडियो भी मिल जाएंगे आपको ग्रेटिंग की, पूरे मैथमेटिक्स डेरिवेशन मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो वो जो ग्रेटिंग थी बेटा, वो एक्सरे का डिफ्रैक्शन नहीं कर सकती। और क्यों नहीं कर सकती, उसका रीजन मैंने समझाया आपको कि एक्सरे की जो वेवलेंथ होती है वो विजिबल लाइट से काफी कम होती है। अब बात आई तो फिर एक्सरे का डिफ्रैक्शन करा कैसे जाए। एक जर्मन फिजिसिस्ट थे, मैक्स
वॉन ल्यूई, ये जर्मन फिजिसिस्ट थे बेटा। फिजिसिस्ट मतलब फिजिक्स के साइंटिस्ट जो होते हैं ना, उनको फिजिसिस्ट कहा जाता है। कई लोग जल्दबाजी में फिजिशियन बोल देते हैं। फिजिशियन तो डॉक्टर होता है, फिजिक्स वाला फिजिशियन नहीं होता। फिजिक्स वाला जो टीचर होता है वो फिजिसिस्ट होता है। ओके, तो एक जर्मन फिजिसिस्ट थे बेटा, उन्होंने 1912 में हमने कहा, एक बात कही उन्होंने कि जो अगर हम क्रिस्टल्स को, अब हम समझेंगे क्यों कहा, कैसे कहा, लेकिन उन्होंने क्या कहा पहले मैं बता रहा हूं कि क्रिस्टल्स के ऊपर अगर हम एक्सरे की बम्बारमेंट कर दें, और ठीक है, क्रिस्टल्स के ऊपर अगर हम एक्सरे की बम्बारमेंट कर दें तो ये क्रिस्टल जो है वो एक्सरे का, यानी क्रिस्टल्स कैन प्रोड्यूस एक्सरे डिफ्रेक्शन। क्यों ऐसा कहा अभी बताता हूं, समझाता हूं। पर एक बार उनका स्टेटमेंट लिखा है, उन्होंने सिंपल लैंग्वेज लिखी है मैंने कि भाई वो जो होता है कि जो क्रिस्टल्स होते हैं, यानी कि हम सॉलिड स्टेट पर पहुंच गए, सीधी सीधी सी बात, हमारा इंटरेस्ट सॉलिड स्टेट में ना, तो हम वहीं पहुंच रहे हैं। पर ऐसा कैसे हो गया, क्यों जो हमारे क्रिस्टल्स होते हैं वो एक्सरे डिफ्रेक्शन प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्यों का पहले समझो। देखो आपको मैं क्रिस्टल्स इतने दिन से पढ़ा रहा हूं, क्रिस्टल्स में क्या होता है, देयर इज ए वेल डिफाइंड अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है, पीरियोडिसिटी होती है, रिपीटिशन होता है बेटा। ये देखो जरा, कुछ कुछ ध्यान से देखो, ग्रेटिंग का ऐसा काम करेगा ये। और जो क्रिस्टल्स होते हैं बेटा, इनके अंदर की जो स्पेसिंग होती है, इंटरप्लेनर स्पेसिंग होती है, वो एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर की होती है। ठीक है, इट इज डी जो होता है 1 एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का होता है। रिपीटिशन है, एक पीरियोडिसिटी है बेटा, एक पर्टिकुलर हमारे पास, ये जैसे फॉर एग्जांपल जो इन्होंने कहा था, मैं मैक्स वॉन ल्यू की बात कर रहा हूं, इन्होंने जिंक ब्लेंड की बात करी थी, जिंक सल्फाइड। जिंक ब्लेंड बेटा मैं पढ़ा चुका हूं आप लोगों को ये क्रिस्टल पहले। जिंक ब्लेंड जो होता है, इन्होंने कहा कि यहाँ अरेंजमेंट, ये जो डिफरेंट प्लेन्स, पैरेलल प्लेन्स हैं, ये एक तरीके से मेरे लिए ग्रीटिंग बन जाएंगी। और चूंकि ये वेवलेंथ देखो 1 एंगस्ट्रॉम, और यही जो होती है बेटा वेवलेंथ ऑफ एक्सरे का ऑर्डर भी होता है। एक्सरे की वेवलेंथ इसी ऑर्डर, विजिबल रीजन तो आपको पता है 4000 एंगस्ट्रॉम होता है, ये विजिबल का बता रहा हूँ, याद दिला रहा हूँ आपको। विजिबल तो 4000 टू कहाँ होता है बेटा, 7000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। और इससे काफी कम, इससे कम 4000 से कम पे जाओगे, पहले अल्ट्रावायलेट आएगी, फिर अल्ट्रावायलेट से और कम जाओगे जब जाके एक्सरे आएगा। तो एक्सरे का ऑर्डर भी यही होता है। तो जो हमारी ये कंडीशन थी, जो डिफ्रेक्शन के लिए कंडीशन होती थी बेटा, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं क्रिस्टल्स। और इसलिए हमारे पास क्या होगा कि ये जो चीज है बेटा, क्रिस्टल्स हैं वो एक्सरे का डिफ्रेक्शन प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने ये कहा। ओके, क्या फायदा होगा हमारे पास, कर क्यों रहे हैं डिफ्रेक्शन, इससे दो फायदे होते हैं। एक तो हम इसमें क्या निकाल सकते हैं बेटा, डिफरेंट क्रिस्टल्स के स्ट्रक्चर को स्टडी कर सकते हैं। वी कैन स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट क्रिस्टल्स, डिफरेंट क्रिस्टल्स, ठीक है ना। और साथ में हम क्या कर सकते हैं, वी कैन डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ एक्सरे यूज्ड। कैसे, वो अभी हम थ्योरी में पढ़ेंगे। पर ये दो फायदे होते हैं। कोई पूछे कि व्हाई द एक्सरे डिफ्रेक्शन वाज डन, ठीक है, तो हम क्रिस्टल्स को स्टडी करने के लिए, उनके स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए, एक्सरे की वेवलेंथ को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, डिफ्रेक्शन करते हैं, स्टडी करते हैं इसका। ठीक है, होता क्या है देखो, एक बार मैं आपको एक्सरे डिफ्रेक्शन अब थोड़ा समझाऊं। देखो बेटा, एक्सरे जो है, एक्सरे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इट कैरीज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेशंस एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन होते हैं इसके अंदर। ठीक है, आप लोग इस तरीके से पढ़ते हैं कि जैसे मान लीजिए वेव जा रही है, ठीक है, तो मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन अगर हम यूं है तो इट हैज हाई फ्रीक्वेंसी होती है, तो इट हैज इस तरीके से मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस होते हैं। ओके, साथ में क्या होता है इसके अंदर, मैग्नेटिक फील्ड भी होता है ना वैसे तो, ईएम, और क्या सेम डायरेक्शन में होता है कि इसके परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के। ये मान लो मैंने वेलोसिटी मान ली, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, तो मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होगा बता सकते हो।
क्या नहीं बता सकते? बताओ। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड y में है, वेलोसिटी x में है, तो मैग्नेटिक फील्ड z। बेटा ईएम वेव क्या होती है? ट्रांसवर्स इन नेचर नहीं होती है। ट्रांसवर्स का मतलब परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और साथ में वेलोसिटी के भी क्या होते हैं बेटा? परपेंडिकुलर होते हैं, लाइक दिस, इस तरीके से। जेड की, ये जेड अगर मैं इधर दिखा दूं तो इस तरीके से होते हैं वाइब्रेशंस। एनीहाउ, तो होता क्या है बेटा, अभी समझो, जैसे मान लो एक एटम है, मैं आपको सिंपल से एक मॉडल बताता हूं। ये एटम है मान लो, ठीक है, और ये हमारे पास क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। अब मान लो हमारे पास क्या आ रही है आपके पास, ये ईएम वेव आ रही है, कोई भी एक्सरे इंसिडेंट है बेटा, मान लो ये एक्सरे आ रही है, एंड एक्सरे के अपने साथ, एक्सरे में क्या आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, वाइब्रेशंस हैं इलेक्ट्रिक, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन है। अब क्या होगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोर्स लगेगा, F इजिकल टू क्या हुई, इलेक्ट्रॉन है तो माइनस ही हो गया, एंड ये फोर्स जो E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये जो फोर्स होगा वो उसके अंदर एक एक्सेलरेशन पैदा कर देगा। ठीक है, अब होगा क्या कि बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑसिलेटिंग इन नेचर, इट मींस एक्सेलरेशन इज आल्सो द ऑसिलेटिंग इन नेचर। मींस जो ये इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये भी क्या करेगा, इस तरीके से ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन भी मेरा, जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स वेरी करेगा, वैसे वैसे फोर्स वेरी करेगा, वैसे वैसे उसका एक्सेलरेशन वेरी करेगा। मींस नाउ द इलेक्ट्रॉन इज ऑसिलेटिंग। और आपने थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ा है, कोई भी ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल, ईएम वेव पैदा ही कैसे होती है, ईएम वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल। तो जो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रॉन है बेटा, इट विल प्रोड्यूस एन ईएम वेव। कौन सी करेगा अभी मुझे नहीं पता, पर ये एक जनरल थ्योरी है बेटा, कि कोई भी ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल जो भी होता है, ओके, वो क्या प्रोड्यूस करता है, ईएम वेव प्रोड्यूस करता है। एंड ये जो ऑसिलेशन है, ऑसिलेशन तो इटसेल्फ एन एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेशन, ऑसिलेशन बिना एक्सेलरेशन के तो हो ही नहीं सकते। तो ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, ईएम वेव। और जो ईएम वेव प्रोड्यूस होगी ना बेटा, उसकी फ्रीक्वेंसी वही होगी जो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रॉन की होती है, ठीक है। एंड फ्रीक्वेंसी of EM wave will be same as that of oscillating electron। और भाई इलेक्ट्रॉन की कौन सी, इलेक्ट्रॉन किस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है, क्या इनकमिंग एक्सरे की फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट नहीं कर रहा है, इससे तो ऑसिलेट कर रहा है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसका एसोसिएटेड था, एक्सरे का था कि नहीं था, बताओ। देखो, इलेक्ट्रॉन ने ऑसिलेट करना क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि एक्सरे उस पर इंसिडेंट थी। तो यानी जो एक्सरे की फ्रीक्वेंसी होगी, उस फ्रीक्वेंसी से इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट करेगा, यहां तक का काम हो गया। अब मैंने कहा इलेक्ट्रॉन अगर ऑसिलेट करेगा तो ये फिर से ईएम वेव को रेडिएट आउट करेगा। कोई भी ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल होता है वो क्या रेडिएट आउट करता है बेटा, ईएम वेव रेडिएट आउट करता है। और जो यहां से अब ईएम वेव निकल, मान लो ये ईएम वेव निकल रही है बेटा, ऐसे ही समझो, तो इस ईएम वेव की फ्रीक्वेंसी वही होती है बेटा जो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रॉन की होती है, ठीक है। और इस ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रॉन की तो वही फ्रीक्वेंसी थी जो एक्सरे की थी। तो इट मींस यहां से जो ईएम वेव निकलेगी, हेंस जो ईएम वेव प्रोड्यूस होगी, क्या वो एक्सरे नहीं होगी, बताओ भाई। विल बी, ये बात समझ में आई कि नहीं आई, कि ये एक्सरे एब्जॉर्ब हुई, इसने इसको ऑसिलेट करवाया, और दोबारा से अब ये ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रॉन तो हर डायरेक्शन में एमिट आउट कर सकता है, बाउंडेशन नहीं कोई भी मेरे लिए। तो हम कहते हैं कि ये जो लाइट, यूं कहते हैं एक्सरे आई, और एक्सरे यहां से क्या होगी बेटा, डिफरेंट डायरेक्शंस में स्कैटर्ड हो गई है। जनरली हम ये कह देते हैं, यूं दिखा देते हैं, लाइट आई और स्कैटर्ड होगी, बट ये इतना सीधा मैकेनिज्म नहीं होता स्कैटरिंग का। आपने बहुत बार ऐसे किया हुआ, इलेक्ट्रॉन आई, स्कैटर से टकराया ईएम वेव, और लाइट टकरा कर इधर उधर चली गई। मैं एक जनरल वेव बोल रहा हूँ लाइट, बाकी ईएम वेव्स की बात कर रहे हैं हम, ओके। ये पढ़ा है ना बहुत बार। पर स्कैटरिंग का इंटरनल मैकेनिज्म क्या होता है वो मैंने तुम्हें समझाया। ऐसा नहीं कि पार्टिकल से टकराई और टकरा कर बस ऐसे चली गई और टकरा कर चली गई, नहीं नहीं, वो पहले इलेक्ट्रॉन को ऑसिलेट करवाती है। ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रॉन
एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल का एग्जांपल है, तो क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कहती है कि ईएम वेव एमिट आउट करेगा और उसी फ्रीक्वेंसी का एमिट आउट करेगा जिस फ्रीक्वेंसी से वो ऑसिलेट कर रहा था। और वो ऑसिलेट किस फ्रीक्वेंसी से कर रहा था बेटा? इंसिडेंट एक्सरे की फ्रीक्वेंसी से कर रहा था। इसलिए जो ईएम वेव यहां से स्कैटर्ड हो, जिसको कहते हैं आप निकलेगी, इसलिए ऐसा लगता है कि ये भी एक्सरे थी, लगता क्या है ये भी एक्सरे हो गई, तो इसलिए लोग सोचते हैं ये आई और टकरा कर इधर चली गई। ठीक है बेटा, बताओ ये डेप्थ थ्योरी समझ में आएगी नहीं आई, इसकी रीजन है ना बेटा? तो आज से स्कैटरिंग का रीजन समझ में आना चाहिए। तो अब एक सवाल आ सकता है, सर न्यूक्लियस भी तो चार्ज पार्टिकल है, न्यूक्लियस पे भी चार्ज होता है प्लस जेड डी, तो फिर ये न्यूक्लियस क्यों नहीं ऑसिलेट करी, सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही क्यों ऑसिलेट किया? कौन देगा इस बात का जवाब? यही कहीं छुपा हुआ है, इसमें छुपा हुआ है इसका बात का जवाब कि क्यों सर न्यूक्लियर मच टाइम हैवियर होता है इलेक्ट्रॉन से, जिसकी वजह जो एक्सेलरेशन होगा वो बहुत ही कम होगा। बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली ठीक है बेटा। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन तो बहुत लाइट पार्टिकल है, इवन एक प्रोटॉन से कंपेयर करूं ना बेटा मैं, ठीक है, तो एक प्रोटॉन के मुकाबले भी उसका मास बहुत कम होता है, 18 कितना 36 ऐसा नहीं होता है मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है, 1836 या 18 ये होता है। और न्यूक्लियस के अंदर मान लो जिनकी न्यूक्लियस है तो सो मेनी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर देयर, तो बेटा क्या होता है कि न्यूक्लियस का मास जो होता है, मास ऑफ न्यूक्लियस is much heavier than mass of what is that called electron, तो इसलिए जो एक्सेलरेशन होगा ना न्यूक्लियस का वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाएगा बेटा, मच लेस देन एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसका कंट्रीब्यूशन ना के बराबर नेग्लिजिबल होता है, जिसको हम छोड़ देते हैं। अदरवाइज तो लिटिल बिट आपको पता ही है कि इसमें थोड़े बहुत क्या आते हैं बेटा, एरर भी आएंगे। ठीक है, बताओ भाई यहां तक बात समझ में आ गई? चले हम थोड़ा सा आगे। तो अब देखो बेटा इसके बाद क्या है, तो अब बारी आती है कि अब हमें पता लग गया कि इस तरीके से एक्सरे का डिफ्रैक्शन होगा, स्कैटरिंग एंड डिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो इसको फिर फर्दर आगे स्टडी किया बेटा ब्रैग्स नाम के साइंटिस्ट ने, इस चीज को आगे बढ़ाया ब्रैग्स नाम के साइंटिस्ट ने। सो लेट अस डिस्कस आवर ब्रैग्स लॉ। There were two scientists, W.H. Bragg and W.L. Bragg। जानबूझ के मैं लिख रहा हूं, कुछ इंटरेस्टिंग बात बतानी है मुझे तुम्हें, सब कभी कभी इंटरेस्टिंग बात भी जान लेनी चाहिए, फिजिक्स के लास्ट तो हम हमेशा जानते रहते हैं बेटा। ये फादर एंड सन है, दिस इज द कपल, फादर सन का कपल था, who won the Nobel Prize for the same discovery on the same stage। It will be definitely a proud moment for father as well as son कि दोनों एक साथ स्टेज पर जा रहे हैं, एक साथ नोबेल प्राइज ले रहे हैं। ऐसा तो बहुत है हिस्ट्री में कि फादर को अलग से नोबेल प्राइज मिला है, सन को अलग, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कौन, यस क्वांटम मैकेनिक्स में आपने ये नाम सुना इस बार, जीपी थॉमसन। क्वांटम मैकेनिक्स में बताऊंगा, यस क्या क्या था इन्होंने, 1930 के आसपास नोबेल प्राइज मिला था इनको। डिस्कवरी ऑफ, फिर से बोलो बेटा, डिस्कवरी ऑफ, क्या हुआ, बात चली गई भाई? अब देखो दोनों नाम सुने हुए हैं आप लोगों ने? यस सर। जे थॉमसन ने इज नोन फॉर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, उन्होंने एक नया पार्टिकल डिस्कवर किया था, एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल डिस्कवर किया था, ठीक है, पार्टिकल, और उनको इस चीज के लिए नोबेल प्राइज मिला था। जीपी थॉमसन ने बेटा प्रूव किया था वेव नेचर ऑफ प्रॉपर्टीज, वेव प्रॉपर्टीज, यस, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को प्रूव किया था बेटा, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, एंड जीपी थॉमसन जो थे बेटा जे थॉमसन के बेटे थे, पर इन्होंने बहुत अलग ईयर्स में, इन्हें शायद 1912-13 के आसपास नोबेल प्राइज मिला था, इनको 1930 के आसपास नोबेल प्राइज मिला था, अलग अलग टाइम पे नोबेल प्राइज मिला। और देखो वैसे देखो, एक घर में 2 नोबेल प्राइज गए हैं, एंड देन द 2 नोबेल प्राइजेस वर फॉर यू कैन से एक दूसरे से क्या कहें हैं, कंट्रोवर्सी थी, क्योंकि इन्होंने कहा था एक इलेक्ट्रॉन पार्टिकल होता है, इन्होंने कहा था नहीं इलेक्ट्रॉन वेव होती है। पर मैं ये बताना चाह रहा था कि ऐसे तो और भी, मैडम क्यूरी थी, उनकी बेटी क्यूरी थी, उनको नोबेल प्राइज मिला था, तो ऐसे तो बहुत सारे पेयर मिल जाएंगे आपको ना।
लेकिन ये एक साथ एक स्टेज पे नोबेल प्राइज जीतने वाले फादर एंड सन थे, ठीक है। तो खैर मैं बता रहा था इन्होंने क्या किया, देखो इनको स्टडी करते हैं बेटा। जैसे इन्होंने कहा कि भाई मान लीजिए एक क्रिस्टल ले लिया, ठीक है, और क्रिस्टल के अंदर मैं अभी बता रहा था बेटा आपके पास क्या होता है, ये एटम्स वेल डिफाइंड अरेंजमेंट होता है ना क्रिस्टल में बेटा। मान लीजिए एक प्लेन है, मान लो ये जिसके मिलर इंडिसेस याद है ना, पढ़े थे हमने, HKL है। ये कोई दूसरा प्लेन है बेटा। अच्छा एटम छोटे बड़े नहीं है भाई, ये फ्लो में बन गए होंगे मेरे से। ये एक दूसरा इसके पैरेलल प्लेन है, इसके भी मिलर इंडिसेस क्या होंगे? सेम। सेम, क्योंकि ऑल द पैरेलल प्लेन्स जो होते हैं बेटा दे हैव सेम मिलर इंडिसेस। तो ये हो गया। मान लेते हैं इन दो प्लेन्स के बीच की डिस्टेंस d है, d इज इंटर प्लेनर डिस्टेंस, और ये हमने निकाली थी अगर ध्यान हो तो फॉर क्यूबिक क्रिस्टल। किसी को ध्यान है? d इज इक्वल टू क्या था? a मान लो, a इज द जो हमारा लेटिस पैरामीटर था a, तो बता सकता है HKL प्लेन्स के बीच की डिस्टेंस? नहीं ध्यान? a अपॉन, आपको ध्यान आ रहा हो, a वाज द लेटिस पैरामीटर, अंडर रूट h स्क्वायर k स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। यस बिल्कुल ठीक है बेटा, दिस वाज अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ये था, बिल्कुल ठीक बात है भाई। अब मान लो हमारे पास क्या हुआ, मान लो एक एक्सरे आ रही है बेटा, एक पैरेलल बीम ऑफ एक्सरे आ रही है, मान लो ये है बेटा, तो इसके पैरेलल ही पैरेलल है भाई, ठीक है, ये एक्सरे आ रही है, मान लो ये 1 है ये 2 है, पैरेलल बीम ऑफ एक्सरे आ रही है, ठीक है। क्या ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा? अरे सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इज इट एंगल ऑफ इंसिडेंस और नॉट, बस। नो सर। एंगल ऑफ इंसिडेंस तो किसके साथ बनता है? नॉर्मल के साथ। नॉर्मल के साथ, तो दिस इज नॉट एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया थीटा बेटा, ठीक है। जो सरफेस के साथ बनता है बेटा इसको बोलते हैं एंगल ऑफ ग्लेंसिंग। क्या बोलते हैं इसको? एंगल ऑफ ग्लेंसिंग, सरफेस के साथ होता है। क्या तुम आई बता सकते हो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा इस डायग्राम में? फिर अरे बेटा यहाँ नॉर्मल ड्रा करो, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा होगा, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। पर उसकी जरूरत नहीं है तो इसलिए मैं नहीं दिखा रहा हूं। अब क्या हुआ, लाइट यहां से इतने एंगल पर स्कैटर्ड हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, पर ये वही फिर याद है ना, अभी इतनी थ्योरी समझाई मैंने 15-20 मिनट में, ये यूं नहीं कि आई और टकरा कर चलेगी, इसके अंदर वही वो इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट हुआ, ठीक है, ऑसिलेट करके उसने फिर से एनर्जी को एमिट आउट किया है, ठीक है बेटा। ये हो गई ऐसे, यहां से ये हो गई। अब यहां पर मैक्सिमा बनेगी या मिनिमा बनेगी, वो क्या डिसाइड करेगा? इन दोनों में कितना पार्ट डिफरेंस है, क्यों भाई? वो पार्ट डिफरेंस अगर एन लैम्बडा के बराबर हो जाए तो आपने पढ़ा है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं हो जाएगा, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा तो हमारी स्क्रीन पर क्या आ जाएगी? मैक्सिमा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बताओ हमें। यस सर। तो अब हमें पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट करना है। देखो बेटा कौन सी रे ने, नंबर 1 ने लॉन्गर पाथ कवर किया है कि नंबर 2 ने? 2 ने। 2 ने किया है बेटा। तो अब देखो मैं क्या इसको कुछ नाम दे ले, इसको मान लीजिए मैं पी नाम दे रहा हूं बेटा, ठीक है, इसको मैं कुछ नाम दे देता हूं, क्या हो, तो यहां से मैं पी से क्या कर रहा हूं, ये तो डी है ही है, ये तो डी डिस्टेंस है, यहां से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रा कर रहा हूं ठीक है, ऐसे यहां से भी एक परपेंडिकुलर ड्रा कर रहा हूं बेटा, मैं एक परपेंडिकुलर इधर भी ड्रा कर रहा हूं। अब देखो बेटा मुझे बताओ जरा सोच के, यहां तक तो क्या इस पीएम तक दोनों रेज ने इक्वल पाथ कवर किया है? इस पीएम तक से पहले दोनों इक्वल पाथ कवर करके आ रही हैं? यस सर। यस सर। और ऐसे ही इधर देखो,
क्या पीएन के पास फिर से इक्वल पाथ कवर कर रही है? यस सर। तो क्या पाथ डिफरेंस, मतलब ये एक्स्ट्रा पाथ नहीं कवर किया इसने, एम क्यू प्लस क्यू एन, यस सर। ठीक है ना? तो हमारा पाथ डिफरेंस क्या यही हो गया। तो पाथ डिफरेंस जो हो गया बेटा, पाथ डिफरेंस जो हो गया वो क्या हो गया, एम क्यू प्लस क्यू एन, एम क्यू प्लस क्यू एन इज द पाथ डिफरेंस, ठीक है? और एम क्यू और क्यू एन दोनों इक्वल भी होंगे, यहाँ पे हो सकते छोटे बड़े दिख रहे हो, पर आप सोच के देखो बेटा, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे ना, कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये कॉमन साइड है, ये एंगल 90 है, एंगल भी और दिखाता हूं, ये एंगल निकाल सकते हैं हम, कितना होगा? मैं कहता हूं थीटा ही होगा, सोचो बेटा, ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है तो इसके भी परपेंडिकुलर होगी, तो ये दोनों पैरेलल हैं, ठीक है? तो ये पूरा एंगल 90 डिग्री, ये थीटा था, तो ये यहां से यहां तक कितना बचा? क्या 90 माइनस थीटा नहीं बचा? और अब ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, तो ये पूरा एंगल भी 90, तो क्या ये एंगल थीटा होगा? बताओ बच्चों, ये थीटा, या यहां से समझ लो, ये 90, ये थीटा है, तो ये कितना बचा? 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा हो जाएगा कि नहीं? अब तो यहां से नीचे वाले से और अच्छा आंसर समझ में आ रहा है, ये 90, ये थीटा है बेटा, तो ये वाला कितना बचा? 90 माइनस थीटा, तो इधर क्या कितना बचेगा? थीटा बचा कि नहीं? तो ऐसे ऐसे इधर यस से सर। ये बेटा 90, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाला भी थीटा हो गया कि नहीं हो गया? यस एक सर। एंगल 90, ये थीटा, ये साइड कॉमन, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बन जाएंगी, एम पी क्यू और यस सर। पी एन, और ये कॉन्ग्रुएंट होंगे तो एम क्यू और क्यू एन बराबर, इसको 2 MQ लिख लूं, टू MQ। तो देखो यहां पर ये बना हुआ है, ये P, ये Q, ये मैं अलग से एक ट्रायंगल दिखा रहा हूं बेटा आपको, PQD के बराबर है, ये एंगल 90 है, ये थीटा है, ठीक है बच्चों? तो ये वाली चीज मैंने अलग से दिखा देता कि थोड़ा साफ सुथरा सा रहे, MQ बाई D, साइन थीटा, MQ साइन थीटा, ओके, यहाँ हाँ ठीक है, परपेंडिकुलर बन जाएगा ना, बेस तो ये बनेगा, ठीक है, साइन थीटा, एम क्यू जो हुआ बेटा वो क्या आ गया आपका? डी साइन थीटा, तो पाथ डिफरेंस जो आ गया, डेल्टा एक्स इजकल टू 2D साइन थीटा। क्यों भाई, बताओ कोई दिक्कत यहां तक किसी को? पार्ट डिफरेंस निकाल दिया मैंने, और अगर ये पार्ट डिफरेंस बेटा एन लैम्बडा के बराबर हो जाए, ठीक है, तो अगर हम चाहते हैं कि 1 और 2 रे जो गई थी इनके बीच में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ 1 and 2 वे रे, ठीक है, पार्ट डिफरेंस क्या होना चाहिए? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्बडा होना चाहिए बेटा। अगर ऐसा है तो ये बन गया 2D साइन थीटा, इट इज इक्वल टू एन लैम्बडा, 2D साइन एन, यही इक्वेशन जो है बेटा कहलाती है ब्रैग्स इक्वेशन, ब्रैग इक्वेशन या ब्रैग्स लॉ कुछ कह लो, इसी को कहते हैं बेटा ब्रैग्स इक्वेशन या ब्रैग्स लॉ भी इसी को कहते हैं। और वेर एन जो है 1 2 3, कई लोग इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन, ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन, या कई लोग ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन भी कह देते हैं इसको। क्यों कह देते हैं अभी बताता हूं।
देखो डिफ्रैक्शन तो हम पढ़ ही रहे हैं, रिफ्लेक्शन इसलिए कई लोग ये सोचते हैं लाइट आई यूं आई यूं चलेगी, इट इज समवेयर लुक लाइक द जैसे मिरर हो, ये लाइट यूं आके यूं टकरा के जा रही है, जैसे रिफ्लेक्शन हो रहा हो, तो कई लोग ना इसको रिफ्लेक्शन भी बोल देते हैं बेटा। तो इस आर्टिकल कहीं भी आप पढ़ोगे ना डिफरेंट बुक्स में, तो कई बुक्स रिफ्लेक्शन लिख के चलती हैं, कई बुक्स डिफ्रैक्शन लिख के चलती हैं, बात एक ही है। तो 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्बडा होता है बेटा। ओके, इसमें देखो 2d sin थीटा n लैम्बडा और sin थीटा इज n लैम्बडा बाई 2d, और यू ऑल नो sin थीटा जो होता है बेटा हमेशा लेस देन और इक्वल टू 1 होता है कि नहीं होता है, इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता ना, साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। इट इंप्लाइज n लैम्बडा बाई 2d लेस देन और इक्वल टू 1, और लैम्बडा जो हो गया इट इज लेस देन और इक्वल टू 2d बाई n। ओके, यहां तक ठीक है बेटा। तो आइए हमारे पास अगर n की वैल्यू 1 मान लूं मैं, ये देखो बेटा 2d वेवलेंथ जो है वो 2d से कम होनी चाहिए, और d जो होता है बेटा यानी कि सीधी से, और कई बुक्स ना बेटा इसको यूं लिखती है लैम्बडा इज लेस देन इक्वल टू d। इसका मतलब बता देता हूं मैं आपको, एक्चुअली जो d है ना या वेवलेंथ जो d होती है वो अभी बता रहा था मैं एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर की होती है। तो इन चीजों में ना ऑर्डर देखा जाता है कि भाई वेवलेंथ का ऑर्डर क्या होगा, यानी कि ये एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर की होगी, तो जो डिस्टेंस है वो भी, और यही होता भी है एक्सरे के अंदर जो होता है बेटा, यानी कि मैं यहां से कहूं तो वेवलेंथ जो होगी वो लेस देन और इक्वल टू क्या होगी, किस ऑर्डर की होनी चाहिए, जब इससे छोटी है तो 2d से तो अपने आप छोटे हो गया कि नहीं हो गया। मैं ये कह रहा हूं बेटा हमने ये किया, अब कुछ बुक्स क्या कर रही है ये लिख के चलती हैं, वो भी ठीक है, ये लिख दोगे ये भी ठीक है, ये लिख दोगे, क्योंकि ऑर्डर तो ये भी एंगस्ट्रॉम का है, और 2 × 10⁻⁻⁻ भी वो भी एंगस्ट्रॉम का ऑर्डर बोला जाएगा। और जो चीज 2d अगर d से छोटी है तो ऑटोमेटिकली क्या वो 2d से छोटी नहीं हो गई? यस सर। तो इसलिए बेटा जो होती है कि ये जो ब्रैग्स मेथड, मैं क्या बताना चाह रहा हूं ये मैथमेटिक्स का रिजल्ट यूज करके, कि ब्रैग्स मेथड तब यूजफुल है जब वेवलेंथ क्या हो, एंगस्ट्रॉम के 1 एंगस्ट्रॉम का इक्वल या उससे कम हो, और दिस इज द सेम फॉर एक्सरे। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई कहे जी क्रिस्टल के ऊपर जो डिफ्रैक्शन है क्या वो मैं विजिबल लाइट के लिए यूज कर सकता हूं, ये है मेरा क्वेश्चन, बताओ शाबाश, कर सकते हैं? क्या ये मेथड विजिबल लाइट के लिए सुटेबल होगा? मैंने ये क्यों किए, ब्रैग्स लॉ तो प्रूव हो गया था यहां पर, तो मैं ये एक्स्ट्रा मेहनत क्यों कर रहा हूं? ये मैं ये रिजल्ट लगा के जो कुछ मैं निकाल रहा हूं, इससे मैंने ये निकाला कि जो वेवलेंथ है वो एंगस्ट्रॉम में लिख लूं, कब वैलिड है, उन वेवलेंथ के लिए वैलिड है बेटा जिनकी वेवलेंथ 1 एंगस्ट्रॉम या उससे कम है, जो कि एक्सरे के लिए सुटेबल है। तो मेरा क्वेश्चन है क्या ये लाइट के लिए सुटेबल है? यस, क्या बोला, यस और नो? नो। नो, बिकॉज बहुत बड़ी वेवलेंथ है, और इतनी बड़ी वेवलेंथ पर तो हमारी जो कंडीशन है बेसिक कंडीशन ही फेल हो जाएगी। तो इसलिए ये जो क्रिस्टल्स का डिफ्रैक्शन है बेटा, इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर विजिबल लाइट, इट कैन बी यूज्ड फॉर एक्सरेज जिनकी वेवलेंथ इससे कम होती है। ठीक है, अब बस सीधी बात है, अब न्यूमेरिकल में आपको डी दे रखा होगा है, थीटा दे रखा हो तो आप लैम्बडा निकाल सकते हो। ठीक है, एन ऑर्डर होता है, और ये आपने पढ़ा हुआ है डिफ्रैक्शन में, जो एन बढ़ेगा इंटेंसिटी कम होती है। याद करो बेटा सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती थी, याद आ रहा है? डिफ्रैक्शन पैटर्न इंटरफेरेंस में सारे मैक्सिमास क्या होते हैं, इक्वल इंटेंसिटी के होते हैं, याद आया? कुछ ऐसा पैटर्न बनता है डिफ्रैक्शन में, यस सर। है ना? तो एज एन इंक्रीजेस इंटेंसिटी विल गो ऑन डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, एक छोटी सी बात और कर लेते हैं कि n इज इक्वल टू 0 नहीं लिया हमने, वो एक बार समझ लेते हैं। जबकि n 0 ले सकते हैं, अगर आप सिंपल कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करो बेटा, तो n में 0 पुट करूं तो पाथ डिफरेंस 0, और पाथ डिफरेंस 0 तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही होता है। पर यहां मैंने n को ना अवॉइड कर दिया 0 लेना, उसका रीजन है देखो बेटा, एक्चुअली अगर हम
n0 लेंगे तो उसको बोलते हैं जीरोथ ऑर्डर, ठीक है, जीरोथ ऑर्डर डिफ्रैक्शन। मैंने वही कहा, कुछ लोग रिफ्लेक्शन भी लिख देते हैं, कुछ डिफ्रैक्शन भी लिख देते हैं, ठीक है। n1 होगा फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है बेटा, n2 होगा तो क्या होगा, वो सेकंड ऑर्डर होगा, एंड सो ऑन, इस तरीके चलता है। तो हम बात करते हैं कि जीरो ऑर्डर की क्यों नहीं जिक्र किया हमने। एक्चुअली यहां पुट करके देखो बेटा, साइन थीटा जो था इट इज n लैम्बडा बाई 2d। अब n0 पुट कर दूं कि सारा ही जीरो हो गया, तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई बेटा, जीरो। थीटा जीरो का मतलब समझते हैं, देखो क्या, थीटा जीरो, ये जीरो, लाइट रे यूं इंसिडेंट होगी, यूं होगी तो सीधी चली जाएगी। मींस इन दिस केस जो आपका इंटरफेरेंस है, इट विल टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड इट इज डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व। इस सेम डायरेक्शन में हमें पता ही नहीं लगेगा रिजल्ट हमारे इंसिडेंट वाले रिजल्ट आ रहे हैं या इंटरफेरेंस वाले रिजल्ट आ रहे हैं बेटा। तो जो चीज एक्सपेरिमेंटली हम ऑब्जर्व ना कर पाए ना, उसको फिर हम छोड़ देते हैं, हम मान, क्योंकि जो चीज दिख ही नहीं रही, पता नहीं वो होती है कि नहीं होती है, ठीक है। इट कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटली, समझ रहे, डायरेक्शन देखो ना, ये तो ठीक है, यूं जाके यूं जा रही है, इधर आप स्टडी आराम से दिखेगी, लेकिन ये क्या होगा, सीधा निकल जाएगी, थीटा जीरो का मतलब, ठीक है। तो जीरोथ ऑर्डर जो होता है बेटा, इट कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटली, हैंस हम n इक्वल टू 0 को छोड़ देते हैं इसके अंदर। सो इसे समझिएगा, हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर बेटा डिफरेंट डिफरेंट एक्सरे के मेथड्स डिस्कस करेंगे कि डिफ्रैक्शन कौन कौन सी टेक्निक से स्टडी किया जा सकता है।